हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड इस टॉपिक पे आपका 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल पूछा जाता है एंड ऑब्जेक्टिव या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हम बात करें उसके अकॉर्डिंग भी आपका ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलराउस लॉ। बट कोलराउस लॉ स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वो पे हम बात करते हैं इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी आपका रिलेटेड है मोलर कंडक्टिविटी से। आपने इससे पहले वाली क्लास में मोलर कंडक्टिविटी के बारे में स्टडी किया था। मोलर कंडक्टिविटी को जनरली हम लैम्ब्डा एम से डिनोट करते हैं एंड इनफाइनाइट जो मोलर कंडक्टिविटी है, इनफाइनाइट या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उसको लैम्ब्डा इनफाइनाइट एम से डिनोट किया जाएगा। लैम्ब्डा इनफाइनाइट एम आपका क्या है? इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। तो इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी को अगर हमें डिफाइन करना हो तो किस तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे? तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, the maximum value of molar conductivity is known as infinite molar conductivity। कि जो आपका मोलर कंडक्टिविटी है उसी का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को हम बोलते हैं इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। अब इस सेंटेंस को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? जनरली अगर हम बात करें वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में, तो जनरली जब हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, ये ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे नोट किया है, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। जब हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। एंड अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा। फिर से सुनिए, अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है एंड हमारी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगर हम वॉल्यूम को इनफाइनाइट इंक्रीज कर दें, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया जाए, तो अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मैंने वॉल्यूम इनफाइनाइट कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो लैम्ब्डा एम मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम वॉल्यूम इनफाइनाइट कर दें एंड कॉन्सेंट्रेशन आपका जीरो हो जाए तो लैम्ब्डा एम मोलर कंडक्टिविटी का जो मैक्सिमम इनफाइनाइट तक इंक्रीज हुआ है, उस मैक्सिमम वैल्यू को ही हम क्या बोल रहे हैं? लैम्ब्डा इनफाइनाइट एम, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। उसी को हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। की वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। सेकंड हमने क्या किया? वॉल्यूम को इनफाइनाइट कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन और भी कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस कंडीशन में जो आपका मोलर कंडक्टिविटी है वो मैक्सिमम इंक्रीज हो जाएगा। मैक्सिमम मीन्स इनफाइनाइट इंक्रीज हो जाएगा। इतना ज़्यादा हमने उसका वॉल्यूम इंक्रीज किया कि वो इनफाइनाइट हो गया। उस मैक्सिमम वैल्यू को ही हम बोल रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे जो इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी है ये हम यूज में लेंगे इलेक्ट्रोलाइट के रेस्पेक्ट में। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो फर्स्ट ऑफ हम कैलकुलेशन करेंगे इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? आप सभी को पता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जांपल KCl,
ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, उसका आयोनाइजेशन करते हैं, तो ये क्या करते हैं, 100% उनका आयोनाइजेशन हो जाता है। 100% क्या हो जाएंगे, वाटर में आयनाइज हो जाएंगे एंड K+Cl- अपने आयंस में ये ब्रेक हो जाएंगे। अब इनका अगर हमें इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे एंड जो आपका ग्राफ प्लॉटेशन होगा वो हम लेंगे मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में लेंगे। तो अभी हमने ऊपर में देखा कि कॉन्सेंट्रेशन आपका डिक्रीज होता है तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे मैं KCl के लिए ग्राफ बना रही हूँ। ये ग्राफ आपका बना हुआ है। यहाँ पे मैंने नीचे में लिया है कॉन्सेंट्रेशन एंड यहाँ पे आपका मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्राफ प्लॉट करना किया, ये मैंने कोई पॉइंट लिया। अब इस पॉइंट पे अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट जाने पे डिक्रीज हो रहा है। तो राइट टू लेफ्ट जाने पे कॉन्सेंट्रेशन जितना डिक्रीज होएगा, मोलर कंडक्टिविटी उतनी ही क्या होएगी, इंक्रीज होएगी। तो इस तरीके से मैंने 3 पॉइंट ऑब्जर्व किए हमने। तो ये ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, बिकॉज लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं। तो हमारा C क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एंड लेम्डा M क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये हमने 3 पॉइंट ऑब्जर्व किए। लेकिन हमें इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अब इस ग्राफ को आगे तो हम नहीं इंक्रीज कर सकते। तो इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को एक स्केल की हेल्प से हम इस तरीके से डॉट डॉट करके आगे की तरफ इस लाइन से अटैच कर देंगे। एंड इस प्रोसेस को डॉट डॉट लाइन से हम जो रिप्रेजेंट करके अटैच कर रहे हैं एंड यहाँ पे ये क्या कर रहा है, वाई एक्सेस पे इसको कट कर रहा है। इस पॉइंट को हम बोलेंगे लेम्डा इनफाइनाइट M, मतलब इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। बिकॉज यहाँ पे देखिए जब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो जब ये वाई और एक्स एक्सेस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे C का वैल्यू क्या है, 0 है। और हम क्या कह रहे हैं, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा तो लेम्डा M का जो मैक्सिमम वैल्यू है उस मैक्सिमम वैल्यू को ही हम क्या बोल रहे हैं, इनफाइनाइट M। तो यहाँ पे स्केल से हमने जो डॉट डॉट करके एक्स्ट्रा प्लॉटेशन किया है, जो डॉट डॉट कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा प्लॉटेशन। जिस पॉइंट पे एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों मैच कर रहे हैं C के इक्वल में अपर साइड में, वो पॉइंट आपका क्या होगा, लेम्डा इनफाइनाइट M। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो एक्स्ट्रा प्लॉटेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पे भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्स्ट्रा प्लॉटेशन के थ्रू क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यस, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा प्लॉटेशन क्या है कि एट ए पर्टिकुलर हमने कॉन्सेंट्रेशन जब डिक्रीज कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट जो ग्रीन लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है वहाँ तक हमने किया, लेकिन इससे आगे इस एक्सपेरिमेंट को करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं C=0 के लिए, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने इसको वाटर में कितना वाटर लिया, इनफाइनाइट,
इसको पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रापोलेशन करेंगे और उसके थ्रू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। एंड यहाँ पे देखो आपका मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी माइनस कैपिटल ए रूट सी। यहाँ पे लेम्बडा एम है मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट एम है इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी एंड कैपिटल ए क्या है, कांस्टेंट है एंड रूट सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। नेक्स्ट देखिए, यही चीज़ अगर हम अप्लाई करें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मोलर कंडक्टिविटी अगर हमें कैलकुलेट करना हो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो आप सभी को पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का 100% आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। वीक इलेक्ट्रोलाइट आर नॉट आयोनाइज 100%, तो इट मीन्स उसका 100% आयोनाइजेशन नहीं होगा। तो क्या हम इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी एक्स्ट्रापोलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? कैलकुलेट नहीं कर सकते। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब हम कैलकुलेट नहीं कर सकते तो उसी के लिए इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ यूज में लिया गया है, उसको हम बोलते हैं कोलराउस लॉ। अब जब भी आपसे पूछे कि कोलराउस लॉ का यूज क्या है, तो कोलराउस लॉ का यूज है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनकी इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए कोलराउस लॉ को यूज में लिया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी के रेस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट किया है, वैसा ही ग्राफ हम एसिटिक एसिड के लिए बनाएंगे। किसके लिए लेंगे, एसिटिक एसिड। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए जब हम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो लेम्बडा एम का मान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पे जितना हम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी उतनी ही इंक्रीज हो रही है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रहा था, बट यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये सी है ये एम है। जब हम स्केल से इस तरीके से इसको करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपका ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, तो इट मीन्स इसका एक्स्ट्रापोलेशन क्या है, पॉसिबल नहीं है। और एक्स्ट्रापोलेशन पॉसिबल नहीं होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का लेम्बडा इनफाइनाइट भी हमें कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो कोलराउस ने इसके लिए क्या किया कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनका इनफाइनाइट हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें एसिटिक एसिड का क्या करना है, एसिटिक एसिड का हमें इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है और हमारे पास में 2 या 3 ऐसे एग्जांपल है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है CH3COONA सोडियम एसीटेट। सेकंड है आपका इनफाइनाइट HCl, यानी कि इनफाइनाइट HCl का मतलब है HCl की इनफाइनाइट पे मोलर कंडक्टिविटी। एंड थर्ड है इनफाइनाइट NaCl की इनफाइनाइट पे मोलर कंडक्टिविटी। अब इनको क्या करेंगे, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी को कैटायन एंड एनाइन की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है जो आपका HCl है, फर्स्ट मैंने लिया है एसिटिक एसिड। तो लेम्बडा एम एसिटिक एसिड इसको हम लिखेंगे लेम्बडा इनफाइनाइट एम CH3COO माइनस, ये आपका एनाइन हो गया, प्लस लेम्बडा इनफाइनाइट एम H प्लस। आयंस में ब्रेक किया, इक्वेशन 1 हो गई। सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे हम, CH3COONA ये हमने लिया, इसको भी हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये आपका बनेगा CH3CO माइनस और Na प्लस।
तो ये हो गया CH3COO माइनस एंड इनफाइनाइट Na प्लस। थर्ड है आपका NaCl, तो NaCl को भी जब आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस। तो ये क्या हो जाएगा लेमडा इनफाइनाइट M Na प्लस प्लस लेमडा इनफाइनाइट M Cl माइनस हो गया। एंड लास्ट है आपका HCl, तो जो लेमडा इनफाइनाइट M HCl है ये क्या हो जाएगा H प्लस Cl माइनस। जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये लेमडा M इनफाइनाइट आपको सभी से पहले लिखना है, कैटाइन से पहले भी एंड एनाइन से पहले भी। तो लेमडा इनफाइनाइट HCl को हम लिखेंगे लेमडा इनफाइनाइट M H प्लस प्लस लेमडा इनफाइनाइट Cl माइनस। ये हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, इन 3 इक्वेशन से ये जो हमारा एसिटिक एसिड है CH3COOH एसिटिक एसिड है, इसका हमें इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे, 1 2 3 4 इक्वेशन में इन इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज करिए कि प्लस माइनस करने पे हमारे पास लास्ट में सिर्फ एसिटिक एसिड बचना चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 है एंड इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 4, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और इसमें से हम माइनस करेंगे इक्वेशन 3 को। क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 और 4 को ऐड करेंगे, इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन 1 का फॉर्मूला आ जाएगा। हमें यही करना है। तो देखो नेक्स्ट में मैंने क्या किया है, CH3COO माइनस प्लस लेमडा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लेमडा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लेमडा इनफाइनाइट Cl माइनस, और इसमें से मैंने माइनस किया है इक्वेशन 3 को। इक्वेशन 3 क्या है, Na प्लस Cl माइनस। अब देखिए इस पॉजिटिव Na प्लस से ये नेगेटिव Na प्लस कट गया, इस पॉजिटिव Cl माइनस से ये नेगेटिव Cl माइनस कैंसिल हो गया। अब हमारे पास सिर्फ क्या रह गया है, CH3COO माइनस एंड क्या बच गया है इनफाइनाइट MH प्लस, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है CH3COOH, और ये क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट मीन्स ओवरऑल क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि हमारे पास अगर 2 या 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तो उन इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको दिए हुए हो, उनके बेसिस पे हम प्लस माइनस करके जो हमें पूछा गया है हमें वो इक्वेशन लेके आनी है। और उसके बाद में कभी कभी क्या होता है, जैसे HCl है तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी आपको दी हुई है, तो इनमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन जिसमें कभी कभी बैलेंस नहीं होता है, जैसे MgCl2 है तो आपको MgCl2 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, लेकिन जब हम Cl को लिखेंगे तो Cl के 2 मोल है तो 2 पहले लिखेंगे, फिर लेमडा इनफाइनाइट Cl माइनस। इट मीन्स जो आपकी Cl की वैल्यू दी हुई रहेगी उसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरीके का एग्जाम्पल आपके NCERT में भी दिया हुआ है पेज नंबर 82 पे, जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है वो इसी तरीके का है। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स आगे में दिए हुए रहते हैं उसकी वैल्यू को उतने से ही हमें क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई करना रहता है। नेक्स्ट है जो कोलराउस लॉ है वो क्या कहता है, कोलराउस जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो आयन है वो क्या करते हैं, फ्री माइग्रेशन करते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, एक का इफेक्ट दूसरे पे नहीं होता है। तो कोलराउस लॉ इज इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, उनमें जो माइग्रेशन होता है आयंस का वो क्या होता है, फ्रीली होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। कैसे हम कह सकते हैं,
देखो यहाँ पे हमारे पास 4 इक्वेशन है। अब यहाँ पे ये जो H प्लस है और इक्वेशन फोर्थ में H प्लस है, यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट में जो H प्लस का वैल्यू होगा वही इक्वेशन फोर्थ में होगा। अगर ये दोनों वैल्यू डिफरेंट होगी तो हमें 2 वैल्यू यूज में लेनी पड़ेगी, एक दूसरे को ये इफ़ेक्ट करेगी। तो यहाँ पे जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट में होगा वही फोर्थ में होगा। इट मीन्स एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करते। एंड यहाँ पे इक्वेशन फोर्थ में जो H प्लस का इफ़ेक्ट है वो Cl को इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो एक दूसरे से क्या है, ये रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे पे इफ़ेक्ट शो नहीं करते हैं। तो कोलराउस लॉ क्या है, फ्री माइग्रेशन ऑफ आयंस का फ्रीली माइग्रेशन होगा। एंड हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका कैटायन एंड जो एनाइन है उनका जो एडिशन का जो योग है डिफरेंट फील्ड में, उनके एडिशन को ही हम क्या बोलेंगे, कोलराउस लॉ। एंड आपकी बुक में लास्ट में ये भी दिया हुआ है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कि वो कितने % आयनाइज हो रहे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से। एंड इसके लिए अगर आपको अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए कभी न्यूमेरिकल में मिले तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, लेमडा m डिवाइडेड इनफाइनाइट m। एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 11th क्लास में भी हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में स्टडी करते हैं। एंड यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कांस्टेंट कैलकुलेट करना हो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट तो क्या हो जाएगा, C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस अल्फ़ा। C यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड 1 माइनस अल्फ़ा में आप वैल्यू पुट करके Ka का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारा हो गया कोलराउस लॉ। अब हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, तो इसके बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये वाला, कैलकुलेट इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड। किसके लिए कैलकुलेट करना है, एसिटिक एसिड के लिए मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। एंड हमें गिवन है इसी में क्वेश्चन में आगे, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl एंड सोडियम एसीटेट। इन 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, कितना है 126.4, 425.9 एंड 90 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, जो अभी मैंने एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन किया है उस एग्जाम्पल में भी हमने क्या किया था, एसिडिक एसिड की इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी को सोल्व किया था। वैसे ही आपको न्यूमेरिकल में क्या करना है, एसिटिक एसिड के लिए हमने सोडियम एसीटेट और HCl को तो ऐड किया था, ठीक है। हमने क्या किया था, एसिटिक एसिड के लिए कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा सोडियम एसीटेट था और जो HCl था उसको तो हमने ऐड किया था, इसमें से हमने माइनस किया था NaCl को। किसको माइनस किया था, NaCl को। एसिटिक एसिड कैलकुलेट करने के लिए सोडियम एसीटेट प्लस HCl को हमने ऐड किया, NaCl को हमने माइनस किया। क्यों किया, इससे क्या होगा, Na से Na कैंसिल हो रहा था, इस Cl प्लस से ये Cl माइनस कैंसिल हो रहा था। तो हमारे पास क्या रह रहा था, ओनली हमारे पास ये एसीटेट और ये H प्लस रह रहा था। एसीटेट माइनस और H प्लस मिलके क्या बना रहे हैं, एसिटिक एसिड। हमें क्या चाहिए, ओनली एसिटिक एसिड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा सोडियम एसीटेट और जो HCl है उस वैल्यू को तो ऐड कर देंगे और NaCl की वैल्यू को हम क्या करेंगे,
माइनस करेंगे। तो हम फिर से क्वेश्चन में जाते हैं और वैल्यू देखते हैं। सोडियम एसीटेट एंड आपका HCl का वैल्यू कितना है 425.9 और 90। इन दोनों को ऐड करेंगे और NaCl का वैल्यू कितना है 126.4। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा हमारा जो HCl है, हमारा HCl है वो है हमारा 225.9 प्लस सोडियम एसीटेट हमारा कितना है 19.0 माइनस NaCl का वैल्यू कितना है 126.4। ये हमें दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 390.5 और यूनिट क्या हो जाएगी एज सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो और लास्ट में यूनिट लगा लीजिए एज सेंटीमीटर स्क्वायर मॉल इनवर्स। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। यहाँ पे हमने NaCl को माइनस किया है, HCl और सोडियम एसीटेट को ऐड किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही।